प्रचारित करना शुरू किया ताकि अंबेडकर को भगवान से जोड़ दें कि अंबेडकर का नाम लेने से बेहतर है कि भगवान का नाम लेते। ये प्लानिंग किया कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम ने, और ये प्लानिंग किया विपक्ष के इकोसिस्टम ने, और ये प्लानिंग करके जो टोटल असत्य, टोटल झूठ, संपूर्ण झूठ पर आधारित इनका डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके बाद सदन के अंदर गुंडागर्दी, ये रहा। अब दूसरा वीडियो सुनाइए। हाँ, फुल वीडियो सुनाइए। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं, मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर, मान्यवर, 370 पर कई बार चर्चा हुई है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में अंबेडकर के 70 साल तक कांग्रेस कहा उन्होंने कि अंबेडकर को जो भी कुछ भी सम्मान मिला वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। और उन्होंने मऊ से लेकर नागपुर से लेके आप विदेश में भी, मुंबई में भी, जहां जहां अंबेडकर जी की कार्यस्थली रही, जन्मस्थली रही, जहां से उनकी यादें जुड़ी थी, हर जगह, दिल्ली में हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए स्मारक, इंटरनेशनल सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स बनाने का काम किया। ये जो पूरा स्टेटमेंट था,
गृह मंत्री का, उसको साफ डिलीट करके, उसको साफ हटा करके, झूठ, एक फर्जी जो उन्होंने कहा नहीं, उस तथ्य को सामने रख करके 12 सेकेंड का, और उसको मिस इंटरप्रेट करके पूरी तरह से प्रचारित करके ये कहने के लिए कि हम अंबेडकर जी के हितैषी हैं। अरे साहब, आप अंबेडकर जी के हितैषी हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। आपका अंबेडकर के साथ 36 का रिश्ता रहा और इस परिवार का 36 का रिश्ता रहा। आज आप अंबेडकर जी का माला जप रहे हैं, अंबेडकर जी को ड्रॉप करते हैं तो आपके नाना लिखते हैं लेडी माउंटबेटन को। पहली जो कैबिनेट थी उसमें, जब कैबिनेट, आपको मालूम होगा जो पहली कैबिनेट बनी इस देश की आजादी के बाद, तो वो कोई चुनाव नहीं हुआ था, वो गांधी जी के द्वारा सेलेक्ट किया गया नेहरू जी को, और नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट बनाई। आप हैरान हो जाएंगे, वे भी, आप सबको मालूम होगा 15 प्रोविंशियल स्टेट में से 13 स्टेट ने नेहरू का सीधा सीधी विरोध किया और 2-3 ने और विरोध किया। वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो होता था उनके सिलेक्शन के लिए, और जो उस वक्त का कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, ये तय हो गया था। और ब्रिटिशर्स ने ये तय किया था कि आप जो कोई भी कांग्रेस का अभी नवनियुक्त प्रेसिडेंट होगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन कांग्रेस के नवनियुक्त प्रेसिडेंट के लिए जो चुनाव हो रहे थे उसमें से 13 प्रोविंस के जो स्टेट यूनिट थे उन्होंने पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में फैसला दिया। 1-2 जेपी कृपलानी के लिए और 1 वोट किसी और को गया। जब ये पर्ची खुली तो गांधी ने इस मीटिंग में, जिसमें नेहरू खुद मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नेहरू, तुम्हारे नाम का एक भी समर्थन नहीं है, किसी भी स्टेट से कोई भी व्यक्ति तुम्हारे नाम पर सहमति नहीं जता रहा। ये सुनते ही नेहरू वहां से उठ के चले गए कि कोई बात नहीं है। उसके बाद जेपी कृपलानी को गांधी ने इशारा किया कि पटेल को कहिए इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि सारा समर्थन तो पटेल के ही है। इस्तीफा मतलब पटेल को कहिए कि मैं नेहरू को समर्थन करता हूं और नेहरू को मैं नियुक्त करना चाहता हूं और वही देश का प्रधानमंत्री होने लायक। और गांधी ने फिर पंडित नेहरू को एक प्रकार से सिलेक्ट किया और मन मार करके, अपने मन पर, अपने सीने पर पत्थर रख कर पटेल साहब ने नेहरू को समर्थन दिया, जो कि गांधी की वो इज्जत करते थे। कृपलानी, सबने समर्थन किया गांधी के कहने पे। तो ये नेहरू का सिलेक्शन था बाय गांधी, ये आप सबको मालूम है, इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो सिलेक्शन के बाद जब फर्स्ट कैबिनेट का गठन हुआ, उस कैबिनेट में नेहरू ने अंबेडकर को नहीं रखा अपने मन से। जब वो कैबिनेट की सूची बापू के पास गई तो फिर महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप में सबसे अधिक पढ़े लिखे, आप में सबसे अधिक योग्य व्यक्ति अगर कोई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और आप उन्हें कानून मंत्री बनाइए। वो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। ये कौन कह रहे हैं आप सोचिए, स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी, जो एक लीडिंग बैरिस्टर रहे हैं, बैरिस्टर थे, वो खुद एक वकील थे, और उस जमाने में सबके सब ऑलमोस्ट वकील ही थे। ये सभी वकीलों में ये बापू कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी कह रहे हैं कि आप सब में सबसे अधिक अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, सबसे ज्ञानवान है, तो वो भीमराव अंबेडकर है, और भीमराव अंबेडकर को आप अपनी कैबिनेट में शामिल कीजिए। गांधी के कहने पर नेहरू ने भीमराव अंबेडकर को कैबिनेट में शामिल किया, वरना तो ये कैबिनेट में भी शामिल नहीं कर रहे थे। ठीक है, उनके विचार से आपको मतभेद हो सकता है, उनका कुछ पक्ष था, लेकिन उन्होंने कभी देश के साथ कभी धोखा नहीं किया, देश के साथ हमेशा रहे। जो जिस रिजर्वेशन की बात आप कह रहे हैं, वो रिजर्वेशन भी उन्होंने 10 साल के लिए ही दिया था, और कहा था कि रिजर्वेशन हम दे तो रहे हैं, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल होगा, इससे बचने की आवश्यकता है। हम आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर रहे हैं,
यह होना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग को इसकी आवश्यकता है। इस एक वर्ग जो पिछड़ गया है, उस वर्ग को ऊपर उठाने की आवश्यकता है, उसे स्टेट को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, और उन्होंने दिया। लेकिन साथ ही साथ लिखा कि 10 वर्ष के बाद इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए कि जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनको मालूम था कि आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल टूल बनने वाला है। ऐसे विजनरी थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऐसे ज्ञानवान थे, और तात्कालीन जो समाज की स्थिति थी उससे जरूर उनका विरोध था, लेकिन उनको सम्मान दिया किसने? ये जब भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आज आप आलोचना कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनको उनका सम्मान मिला। और आज ये कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरह से फर्जी नैरेटिव बना करके, फेक न्यूज बना करके अपने इकोसिस्टम के माध्यम से अब सारे बैटल ये हारते जा रहे हैं, हर बैटल ये हारते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें इनकी औकात बता दिया कि आपके इसी कुकर्म की वजह से आपको राजनीतिक डिविडेंड नहीं मिल रहा है, राजनीतिक रूप से आप लगातार फेल होते जा रहे हैं। आप अपने अंदर सुधार कीजिए। एक शालीन, एक गंभीर विपक्ष की भूमिका कब निभाई जाएगी? जब आप तथ्यपरक बात करेंगे, सत्य की शरण में जाएंगे, न्याय की शरण में जाएंगे। आप अन्यायपूर्ण तरीके से असत्य के मार्ग पर चल करके इस देश का मानस नहीं जीत सकते, इस देश का दिल नहीं जीत सकते हैं। आप झूठ बोल करके एक वर्ग को गुमराह करने की कोशिश तो कर सकते हैं, फेक न्यूज तैयार करके एक वर्ग को गुमराह करने की कोशिश तो कर सकते हैं, टोकनिज्म तो कर सकते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं होगा। आप गलतफहमी में हैं। आप गलतफहमी में हैं कि हम जो है दलित वर्ग को इस तरह से भ्रमित कर देंगे। दलित वर्ग को इल्म आ गया, और महाराष्ट्र में दलित वर्ग के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने आपको दर्पण दिखा दिया। किसको वोट मिला? दलितों का, ओबीसी का, दोनों वोट थोक के भाव में भारतीय जनता पार्टी को गया और उनके अलायंस को गया। तो वहां इनकी मुंह की खानी पड़ी। झारखंड का चुनाव बिल्कुल एक अलग चुनाव था, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारा ये विपक्ष एक गंभीर विपक्ष के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो आज की जो घटना हुई, जिस प्रकार से सारंगी जी आज चोटिल हैं, उनका इलाज चल रहा है आरएमएल में, ये पहली घटना है देश की राजनीति में कि संसद भवन के अंदर सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हुई और उनको चोट लगी। इस प्रकार की राजनीतिक परिदृश्य आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। भारत के जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसकी आप मट्टी पलीद कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या छवि बन रही है? ऐसा विपक्ष हमें चाहिए। सारे लोग कहेंगे नहीं, विपक्ष को तो अपना काम करना चाहिए, विपक्ष को जरूर करना चाहिए आंदोलन, लेकिन तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर किस प्रकार से करें, मर्यादा में रहते हुए करें। आप आंदोलन करें, धक्का मुक्की करेंगे, आप धक्का मुक्की करेंगे। अब इसमें बीजेपी की गलती है कि कांग्रेस पार्टी की गलती है, ये दोनों अभी स्पष्ट हो जाएगा। जांच होगी, जरूर जांच होनी चाहिए कि कैसे चोट लगी, क्या उसमें बीजेपी की गलती है, क्या कांग्रेस वालों की गलती है। लेकिन ये बात तो बाद में आती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फेक न्यूज बना करके, झूठा न्यूज बना करके, डिस्टॉर्ट करके, आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा करके, स्टेट को तोड़ मरोड़ करके, लोगों के बीच में जा करके गुमराह करके आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और आम कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। और मैं तो गुहार करूंगा कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से कि आप जब तक परिवार की राजनीति से बाहर नहीं आएंगे, आपका सत्ता में लौटना बहुत मुश्किल है। आप अपनी मिट्टी पलीद कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता, आम नेता से मेरी अपील है कि आप सभी एक बार इकट्ठा होकर के इस परिवारवादी राजनीति के खिलाफ बिगुल फूकिए और फोर फ्रंट पर ऐसे लोगों को लेके आइए जो आपको एक नई दिशा दे सकें। तभी ये पार्टी आगे बढ़ेगी, तभी आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और तभी भारत का लोकतंत्र और मजबूत हो सकेगा। नमस्कार।